देखिए ये क्वेश्चन है, अब अगले जो क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका यही होगा, मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, आप इसको पढ़िएगा, एक एक लाइन पढ़िए, जो जो इंफॉर्मेशन निकलती है वो उसको लिखते जाइएगा। देखिए कंसीडर अ साइक्लिक प्रोसेस एबीसी है, सामने है, सैंपल ऑफ एन की वैल्यू दे दी है 2, मैं ऊपर लिख देता हूं, एन इक्वल टू 2 दे दिया है। आइडियल गैस है, टेम्परेचर ऑफ द गैस एट ए दे दिया है 300, टेम्परेचर एट गैस बी दे दिया है 500 केल्विन, और उसने बोला है टोटल ऑफ 1200 जूल हीट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सैंपल। मतलब सैंपल से 1200 जूल हीट निकाली है हमने, मतलब सिस्टम से हीट, सिस्टम को हीट छोड़ के गई है एक तरह से। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू नेट पूरे साइक्लिक प्रोसेस का हो जाएगा माइनस 1200, राइट सर, क्योंकि सिस्टम से गई है, हमने सिस्टम से छीनी है, तो सिस्टम वाला जो पार्ट है वो कम हुआ है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ विथड्रॉ फ्रॉम सैंपल। सैंपल का मतलब जो कंटेनर जिसके अंदर ये साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, उस गिवन कंटेनर से इतना हीट हमने रिजेक्ट करा दिया है। अब उसने पूछा कि भाई वर्क डन बता दो इन द पार्ट बीसी। तो देखो ऐसे सवालों के लिए करने का तरीका एक ये भी है कि मैं कहूंगा कि सबसे पहले ना डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक के लिए लिख लो एक बार, क्योंकि जब भी साइक्लिक प्रोसेस होगा ना तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इस चीज का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वाला टर्म तो हो गया सरासर जीरो, राइट, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अब देखिए डेल्टा क्यू कितना है -1200 इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू का मतलब हो गया डब्ल्यू ए से बी प्लस डब्ल्यू सी से ए प्लस डब्ल्यू सॉरी बी टू सी, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हम इसकी वैल्यू यहां पे लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू -1200 इक्वल टू, देखिए ए से बी प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, आप देख पा रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है जी। और आप कह सकते हैं ये आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको याद होगा वर्क डन क्या हुआ करता था, NR इंटू डेल्टा टी। तो यहां पे हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता है 2 है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 200 केल्विन का। तो यहां पर हम बी और ए पॉइंट का टेम्परेचर पुट करके वर्क डन इन ए टू बी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस वर्क डन बी से लेकर सी तक ये हमको निकालना है, अननोन है, लेकिन सी से ऐसे साफ साफ बच गए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये वाली वर्टिकल वाली, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और वर्क डन बाई गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सी से ए क्या है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस है और आपको खुद पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता था, 0 आता। तो मुझे लगता है कि सर न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो चुका है। देखो एन पता है, आर की वैल्यू पता है, टीए टीबी ऊपर लिखा है, वैल्यू पुट करके इसको इधर लाके आप वर्क डन निकाल सकते हैं। तो जैसा कि सर ने पहले भी एक बात बताई थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट तो आना ही चाहिए, लेकिन उसे साइक्लिक प्रोसेस में एक साथ कैसे यूज करना है ना, ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जब हम साइक्लिक प्रोसेस में कंप्लीट साइकिल के लिए जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाते हैं ना, तो उस केस में डेल्टा यू तो हमेशा ही 0 हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस पॉइंट से चले थे अगर उसी पॉइंट पर आ गए तो इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अगर इसी प्रोसेस को अगर आप अलग डायरेक्शन में जाकर के सोचते तो यही न्यूमेरिकल आपके लिए काफी कैलकुलेटिव हो जाता और आप अलग अलग प्रोसेस का टेम्परेचर मान करके वर्क डन कैलकुलेट कर रहे होते। लेकिन वही आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को पूरे साइक्लिक प्रोसेस पे लगा करके क्विकली एक ही स्टेप में इसका आंसर निकाल दिया। जी सर, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से वर्क डन बाय बीसी आ जाएगा। आगे बढ़े सर? हाँ सर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द हीट सप्लाइड इन द गिवन प्रोसेस। नीचे हमने हीटर लगा रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हीटर से हम लोग हीट लगा रहे हैं यहाँ पर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस इज डबल, मतलब वॉल्यूम सपोज इनिशियल V0 था तो वॉल्यूम को हमने 2V0 कर दिया है। बिल्कुल। अब देखो ऐसे जितने भी सवाल आएंगे ना, कोशिश करो पहले ये पता करने की क्या आप ये पता लगा पा रहे हो कि ये कौन सा प्रोसेस है, क्योंकि जब प्रोसेस पता होगा तभी आप चीज आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो पिस्टन है ये कैसा है, मासलेस, और ऊपर क्या है P0, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और ये मासलेस है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा। और आपको एक बात याद होगा कि मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की, मतलब ऐसी प्रोसेस जो बहुत स्लोली हो रही है। अभी हमने क्वेश्चन देखा तो अब हमें देख करके नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सा प्रोसेस है जी। तो उस केस में क्या है ना, आपको चीजों को एनालाइज करना होगा। जैसे अगर मैं पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं आपके सामने, बिल्कुल, तो आपको पता है कि ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 into A।
नीचे से कौन सा फोर्स लगेगा? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। एरिया mg वाला पार्ट टेंडिंग टू 0 हो गया, क्योंकि उसने पहले बोल दिया मासलेस है। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूं इवन अगर मास भी होता सपोज, हाँ, तो भी उस केस में भी ये जो प्रोसेस है ना, ये आइसोबैरिक प्रोसेस ही रहता, क्योंकि ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है और टेंड्स टू 0। यहां बच गए साफ साफ, स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर एक्सेलरेशन टेंड्स टू 0 है तो नेट अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। पिस्टन मासलेस है तो हम यहाँ पे आसानी से बोल सकते हैं कि P नॉट ए बराबर PG इंटू ए है, इसीलिए प्रेशर ऑफ अ गैस P नॉट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सर, प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा ये P नॉट के बराबर, और हमेशा ही होगा क्योंकि स्लो प्रोसेस है। इसका मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। राइट सर। अब तो सवाल टूट चुका है। उसने बोला है कि बता दो हीट सप्लाइड, आइसोबैरिक में हीट का फॉर्मूला हमको पता है NCP इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी। और आपको पता है कि Cp की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? 5R/2। तो इसको 5/2 को मैं बाहर निकाल देता हूं। हाँ। ये हो गया NR डेल्टा टी, और NR डेल्टा टी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। तो यहाँ पे P फाइनल P इनिशियल सब P नॉट के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2 P नॉट V फाइनल माइनस V नॉट 2V नॉट माइनस V। मैंने ऐसे रास्ता पकड़ा, आप कोई और रास्ता पकड़ सकते हो सकता है कि कोई इसको फर्स्ट लॉ लगाने से कोशिश करे, हाँ ठीक है, फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हो सकता है थोड़ी लेंथी आ जाए मैथमेटिक्स में। आप बोलो सर मैं तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगाता हूं। डेल्टा डब्ल्यू मुझे आता है आइसोबैरिक के लिए कि एनआर डेल्टा टी होता है, डेल्टा यू मैं निकाल लूंगा एनसीबी डेल्टा टी से, इन दोनों का सम करूंगा तो भी आपका आंसर यही आएगा। बिल्कुल जी सर। चलिए सर आगे बढ़े सर। जी सेम सवाल है सर, बस इसमें चेंज है। यहाँ पे अब मूवेबल पिस्टन नहीं है, ये पिस्टन क्या है? फिक्स है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर है वो अब चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ ये कौन सा प्रोसेस होगा? ये हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो अब तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान हो गया। वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय गैस तो 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोकोरिक है। हाँ। उसके बाद फिर क्या पूछा? हीट सप्लाई। तो मैं डेल्टा यू निकाल लूं, ये डायरेक्ट लिख देता हूं NCV डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी, बस CV की वैल्यू पुट कर लेते हैं। CV हो जाएगा 3R/2, और इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा टी। यहां से 3/2 बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो बात कर रहा है यहां पर प्रेशर को डबल कर दिया उसने। हाँ, आप समझ रहे बात को? तो यहां से NR डेल्टा टी की जगह P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, तो P फाइनल जो है वो हमारा हो जाएगा 2P नॉट। राइट, बस खत्म। वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर 3/2 V नॉट कॉमन निकल के आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 2P नॉट माइनस P नॉट। इक्वेशन में लिख लीजिएगा कि इनिशियली जो गैस के अंदर का प्रेशर था ना वो P नॉट के बराबर। हाँ, मतलब जो गैस का प्रेशर है ना वो P नॉट से हमने 2P नॉट किया है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया था कि उस गैस के द्वारा कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा, और लैंग्वेज के पढ़ने के बाद फिर हमें समझ में आया कि अच्छा हाँ ये आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, और ये वाला जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मिसलेनियस में अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम एक पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन याद होगा वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ वर्क डन पूछा था जी। अब आपसे यहाँ इस प्रॉब्लम में ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द हीट सप्लाइड बाय द हीटर टू द गैस जी। ये जो स्प्रिंग है वो इनिशियली अपनी नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग में मतलब कोई भी लॉन्गेशन या कंप्रेशन नहीं है। यहाँ हीटर से हीट सप्लाई की गई है जी, और ये जो पिस्टन है वो स्लोली मूव करते हुए बाहर जा रहा है। बिल्कुल। और जब ये पिस्टन L डिस्टेंस मूव कर जाता है हाँ जी, तब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि हीट सप्लाइड की वैल्यू क्या होगी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बिल्कुल। हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको बीच में आपको अच्छे से समझा देंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट देखो आपको संभालना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चा सोचता है सर इसमें प्रोसेस क्या है। हाँ, सबसे पहला अटैक है ये, इससे आपको बचना है। एडियाबेटिक कंटेनर का मतलब ये मत समझ बैठना कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक कंटेनर का मतलब है कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, इससे बाहर की तरफ ना हीट जा रही है ना हीट आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एडियाबेटिक, इसका मतलब प्रोसेस एडियाबेटिक हो गया। आपने हीटर लगा रखा है, आप उसको जबरदस्ती हीट दे रहे हो, तो एडियाबेटिक की तो बात ही नहीं होती सर। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो भी हीट का एक्सचेंज है ना हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ हीटर के थ्रू ही हो रहा है हाँ। साइड वाली वॉल से यहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है।
मतलब जो भी सिस्टम को हीट मिली होगी वो सिर्फ हीटर से ही मिली होगी, सराउंडिंग से और कहीं से नहीं मिली होगी। मतलब प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक तो ना ही बोलो। चलो और कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी हमने? आइसोकोरिक भी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, साफ साफ कह रहा है ये तो। हमने पढ़ी थी आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो ध्यान से अगर इसकी एबीडी बनाए, जबकि जैसा कि वहां पे सर ने एबीडी बनाया था, इधर से फोर्स लग रहा था प्रेशर इंटू गैस इंटू एरिया, राइट। बाहर है हवा तो इधर फोर्स लग रहा होगा पी नॉट इंटू ए। अब किसी टाइम पे स्प्रिंग अगर एक्स कंप्रेस है तो इधर फोर्स लग रहा होगा के इंटू एक्स। आपको याद होगा सर ने यहाँ पे प्रेशर द गैस लिखवाया था, ये वाला फोर्स बराबर इन दोनों का सम, क्योंकि क्वाजी स्टैटिक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, दोनों साइड के फोर्स बराबर होंगे, तो ये सर आ जाएगा पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए। और आप देख पा रहे हैं जो x की वैल्यू है वो लगातार चेंज होती जा रही है, मतलब प्रेशर ऑफ गैस लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मतलब आइसोबैरिक भी नहीं है। तो चलिए फाइनली मुद्दे पर आ जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू कैसे निकालें? तो अब यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सर, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डब्ल्यू तो हम पहले कैलकुलेट कर सर, डब्ल्यू ये कुछ इस तरीके का आया था, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया था। बिल्कुल सर। ये हो गया था P प्लस के एक्स बाई ए, प्रेशर इंटू डीवी, डीवी को लिखा था ए इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दिया था फ्रॉम 0 से L। ये आ गया था डेल्टा डब्ल्यू। अब बात कर लेते हैं कि इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको याद होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम उसे क्या लिखते हैं? F/2। मोनो एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3, तो 3/2 nr इंटू डेल्टा टी। nr डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हैं, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू V इनिशियल। अब देखना फाइनल प्रेशर। अब एक बात बताओ, जब ये यहां पर L इस साइड में आ जाएगा, उस इंस्टेंट पर जब इस पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको देख करके समझ में आ रहा है, बस आपको x की वैल्यू को क्या पुट करना है? L पुट करना। तो यहां से आ गया P फाइनल जी। अगर V फाइनल की बात करें तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कंटेनर? L0 प्लस L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ये हो गया आपका V फाइनल। P इनिशियल, इनिशियल प्रेशर ऑफ अ गैस तो आपको पता ही है, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होगा तो x की वैल्यू 0 है तो P नॉट के बराबर है, और इनिशियल जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा A नॉट इंटू L नॉट। यहाँ पे लिख देता हूं V इनिशियल इक्वल टू A इंटू L नॉट। बस सारी वैल्यू हमने रख दी है। इसके बाद आप इसको वहां पुट करके डेल्टा यू निकाल लीजिएगा, और फिर उसके बाद डेल्टा डब्ल्यू यहां पुट करके दोनों का सम कर दीजिएगा। बिल्कुल सही बात। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस है, तो हमेशा अप्रोच करें कि क्या इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमें W कैलकुलेट किया, डेल्टा U कैलकुलेट किया, यहाँ से सीधे सीधे हमारे पास हीट एक्सचेंज की वैल्यू आ गई। तो सर आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर। जी सर। अब हम लोग थर्मोडायनामिक्स में अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्नोट साइकिल। और मैं आपको बता देता हूं, अब थर्मोडायनामिक्स में हम जो भी पोर्शन कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस का ही सिलेबस है, मतलब वो पोर्शन जेईई एडवांस में नहीं है। तो चलिए कार्नोट साइकिल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और ये एक स्टैंडर्ड टाइप की साइक्लिक प्रोसेस है, और हम ये कह सकते हैं ये 4 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस है जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, देखिएगा 1 से 2 जो गैस है वो एक्सपेंड करता है, लेकिन अभी गैस कैसे एक्सपेंड कर रहा है? आइसोथर्मल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब गैस एक्सपेंड कर रही है तो उस दौरान उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। जी बिल्कुल ठीक। अब 2 से 3 फिर से एक्सपेंशन होता है, लेकिन अब एक्सपेंशन आइसोथर्मल होने की बजाय ये एक्सपेंशन कैसा है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अगेन फिर 3 से 4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 से 4 अभी एक्सपेंशन हो रहा था, अब 3 से 4 में क्या हो रहा है? कंप्रेशन। लेकिन ये कंप्रेशन फिर से कैसा रहा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। एंड अगेन 4 to 1 फिर से क्या हुआ? एडियाबेटिक कंप्रेशन। मतलब आप देख पा रहे हैं ऑल्टरनेटिवली आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एक्सपेंशंस और कंप्रेशंस यहां पर हो रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है वो आपको बता दूं। हम यहां पर इस
कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया था कि इस गिवन साइक्लिक प्रोसेस की जो एफिशिएंसी होती है ना वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। एफिशिएंसी आपको याद होगा, हमने पहले बताया था, जिसका फॉर्मूला होता था वर्क डन अपॉन क्यू पॉजिटिव वाली, बिल्कुल सर, है ना। और वो हम किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी निकाला करते थे। तो देखिए यहां पर भी ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो आप साइक्लिक प्रोसेस तो बहुत सारी बना सकते हैं, अलग अलग टाइप की साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस कार्नोट होगी जी, तो उसी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी हमें मैक्सिमम मिलती है। अब देखिएगा, हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या लिखा करते थे, द नेट वर्क डन अपॉन जी क्यू सप्लाइड। बिल्कुल, पूरी साइक्लिक प्रोसेस में ये रहेगा जी। अब एक बात आप जानते हैं कि नेट वर्क डन को आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अगर पूरे साइक्लिक प्रोसेस पे, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम पूरे साइक्लिक प्रोसेस पे भी लगा सकते हैं, तो अगर पूरे साइक्लिक प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लगाएं तो क्यू नेट जी, क्यू नेट क्या होगा, इक्वल टू क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड। यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, हाँ ठीक है। ये क्या होगा, क्यू नेट। और आप ये जानते हैं क्यू नेट बराबर आप क्या लिखेंगे, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू नेट जी। लेकिन आप जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में आपने जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट की थी आप वहीं वापस आ गए, तो उस केस में डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो गया, 0। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं जो नेट वर्क डन होगा बेसिकली वो नेट वर्क डन है क्या, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो इसी को लिखा जा सकता है क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड। बिल्कुल, तो देख पा रहे हैं आप यहां से इस एक्सप्रेशन को, इसी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड। बिल्कुल, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस गिवन साइक्लिक प्रोसेस की हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करें। चलिए देखते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, मैंने यहां पर अपना मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें हर प्रोसेस में ये पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हुई है, किस प्रोसेस में हीट सप्लाई हुई है। उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 से 2 प्रोसेस की बात करूं तो आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और ये आइसोथर्मल कर्व है, हाँ, और ये भी एक आइसोथर्मल कर्व है। बिल्कुल, और ये चर्चा हमने पहले ही करी थी कि जो कर्व हाई टेम्परेचर पे होता है वो आइसोथर्मल कर्व ऊपर होता है। तो मान लेते हैं इस वाले कर्व के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो TH है और इसके करस्पॉन्डिंग TL है। बिल्कुल, H यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाई टेम्परेचर और L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लो टेम्परेचर। अगर 1 से 2 की बात करूं तो ध्यान से देखना, 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, बिल्कुल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर डेल्टा U तो हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा किस में जाएगा, वर्क डन में। बिल्कुल, 1 से 2 एक्सपेंशन हो रहा है, तो आप यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या लिखेंगे, NRTH ln V2 बाय V1। और खास बात ये है कि ये दोनों वैल्यूज कौन कौन सी, W और डेल्टा U की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 से 2 प्रोसेस में हीट क्या हुई है, सिस्टम को सप्लाई हुई है, क्योंकि 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पैसे देख लो, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। अब बात करते हैं 2 से 3। आपने अभी देखा था 2 से 3 एक्सपेंशन था, लेकिन ये एक्सपेंशन एडियाबेटिक था। एडियाबेटिक तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब आपको पता है कि वर्क डन की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस केस में एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हम किस तरीके से लिखते थे, NRT डेल्टा T, और डेल्टा T क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर होगा इस पॉइंट का TL माइनस TH अपॉन 1 माइनस गामा। बिल्कुल, एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा है इस केस में वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। और आप इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि TL माइनस TH ये टर्म नेगेटिव जी, और नीचे वाला भी नेगेटिव, तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है ये 0 है जी, तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी वो तो डायरेक्टली माइनस ऑफ W ही हो जाएगी। बिल्कुल, क्लियर है जी। अब आते हैं अगले 3 to 4 प्रोसेस में। 3 to 4 प्रोसेस में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है तो मैं यहां पे अब देखना वर्क डन क्या लिखूंगा, NRTL ln V फाइनल क्या है, V4 अपॉन V3। जी सर।
आपको ऑलरेडी पता है कि जो V4 है मतलब ये वाला वॉल्यूम इस वाले वॉल्यूम से तो क्या है, कम है, तो ये वाला टर्म ऑलरेडी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि वॉल्यूम जो है कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। और डेल्टा यू क्या है अभी, 0 जी। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन की वैल्यू है वही किसके बराबर हो जाएगी, W के बराबर, और वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा क्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में यहां से हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। बिल्कुल क्लियर जी। अब बात करते हैं 4 to 1। जब हम बात करेंगे 4 to 1 तो फिर से अब आपको देख करके समझ में आ रहा है ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो ये वाली वैल्यू तो फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, डेल्टा क्यू जी। वर्क डन क्या होगा, अब वर्क डन आप लिखेंगे NR, हाँ, फाइनल टेम्परेचर TH माइनस TL डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा जी। और डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ W जी। तो आप यहाँ पे खास बात जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रोसेस में 1 से 2 में हीट सप्लाई हुआ है और प्रोसेस 3 to 4 में क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 2 से 3 प्रोसेस में एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान जितना पॉजिटिव वर्क हुआ जी, एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव वर्क हुआ एडियाबेटिक कंप्रेशन में। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वर्क डन इन 2 से 3 हो रहा है दैट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन 4 to 1। जी सर। तो यहां पे भी हमने एक्सप्रेशन देखा था कि अगर मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो मुझे बेसिकली क्यू रिजेक्टेड और क्यू सप्लाइड पता हो तो मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकता हूं जी। तो आपको ऑलरेडी यहां पे देख करके समझ में आ रहा है कि 1 से 2 में सप्लाई हुआ है और 3 से 4 में रिजेक्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू लिखने जा रहा हूं 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड की वैल्यू अभी किसके बराबर हो जाएगी, दिस वन जी। और ये कितना है, NR TL ln V4 अपॉन V3 डिवाइडेड बाय NR TH ln जी। सप्लाइड वाला एक्सप्रेशन क्या था, V2Y अपॉन V1। अभी ये लार्ज सा ये एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने आया है जी। एक बात बताओ मुझे, यहां से यहां हाँ, आपको ऑलरेडी पता है कि ये अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो मैं ये बोल सकता हूं TH इंटू V की पावर 2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TL इंटू V3 की पावर गामा माइनस 1। बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले प्रोसेस में भी आप यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट का टेम्परेचर TH इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू TL अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि आपको पता है P इंटू V की पावर गामा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक बार हम यहाँ बता भी देते हैं। हाँ, एडियाबेटिक के लिए ये हमने देखा था कंडीशन होती पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, राइट। लेकिन अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाता हूं, यहां पर पी को हटा दूं, अगर मुझे रिलेशन चाहिए टेम्परेचर वॉल्यूम में तो पी की जगह मैं रख सकता हूं एनआरटी बाई वी, तो एनआर कांस्टेंट है तो 1 बाई वी इंटू वी की पावर गामा इंटू टी, तो यहां पे एक रिलेशन और आ जाता है टीवी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। ये भी एक रिलेशन होता है एडियाबेटिक का, रिलेटिंग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। उसी तरह से प्रेशर और वॉल्यूम का ये है पीवी की पावर गामा, टेम्परेचर वॉल्यूम का हो गया। उसी तरह प्रेशर और टेम्परेचर का भी निकाल सकते हो, लेकिन उनको याद मत करना, आप तुरंत पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के सॉल्व कर लेना। अभी के लिए आप ये दो याद रखिएगा। बिल्कुल सर। जी सर। तो जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो TH ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी V3 अपॉन V4 की। इसका मतलब ये कट गया सर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। हाँ, ये कट गया, NR कांस्टेंट है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फाइनली एफिशिएंसी निकल करके आ रही है वो क्या आ रही है, 1 माइनस TL अपॉन TH। बस आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है। फाइनली ये डेरिवेशन आप भूल भी जाएं कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो मेंस पे जब भी कभी सवाल आएंगे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, वहां आप इतना बड़ा डेरिवेशन तो कर भी नहीं सकते, उतना समय भी नहीं होता है। तो आप बस ये रिजल्ट याद रखेंगे। कौन सा रिजल्ट, पहला ईटा मतलब एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस TL अपॉन TH, और इससे पहले वाला जो सर ने बताया था एफिशिएंसी इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला जो फॉर्मूला था Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो हीट सप्लाई की गई है जी, वो किस टेम्परेचर पे किया गया है, और हीट जो रिजेक्ट किया गया है वो किस टेम्परेचर पे किया गया है। और ये भी बात आपको समझ में आ रही है देख करके कि हीट सप्लाइड और
हीट रिजेक्टेड का जो रेशियो है जी। वो टेम्परेचर्स के रेशियो की क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं TL अपॉन TH की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड के बराबर होगी। जी सर। और एक और बात बता देता हूं, यहाँ पे जब भी आप टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमेशा टेम्परेचर किस में पुट करना है, केल्विन में पुट करना है। आपको लग ही रहा होगा यहाँ पर nRT ln/V2/P1। तो जब ये फॉर्मूला में टेम्परेचर रखते थे तो केल्विन में ही रखते थे। राइट सर जी। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा सर। यहाँ पे जो था ना, हमने इसको डिवाइड किया तो आया V2/V1 बराबर V3/V4। हाँ सर। तो यहाँ पर ये V4/V3 था, तो ये कैंसिल आउट जो हो गया था सर, ये कैसे हो गया था सर? सर ये आपने बढ़िया चीज पूछी। जैसे कि अभी मैंने जब एक्सप्रेशन यहाँ पे ड्राइव किया था तो आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मॉड लगाया था। हाँ ठीक है, तो मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है जी। तो जब ये एक्सप्रेशन लिखा है तो V4/V3 ये जो रेशियो है ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये जो रेशियो है ये 1 से कम होगा। हाँ। तो ओवरऑल ये टर्म जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो मुझे तो मॉड ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या लगा दूंगा, मॉड लगा लें, क्योंकि ये हीट रिजेक्टेड है। हीट रिजेक्टेड का मतलब हो गया रिजेक्टेड वाला पार्ट ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया। हाँ। अब हमें केवल यहाँ पे क्या लिखना है, वैल्यू पुट करनी है। जी सर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइनली बता देता हूं। यहां से जो इस साइक्लिक प्रोसेस में आपने ऑब्जर्व किया, वहां से आपने देखा कि जो एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही थी निकल के, वो क्या आ रही थी, 1 माइनस TL/TH जी। और इसी वैल्यू को लिख सकते हैं 1 माइनस QR/QS। यहाँ पे जब QR और QS की वैल्यूज पुट करें जी तो मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ साइन को कंसिडर ना करें, मॉड जरूर लगाएं। मॉड जरूर लगाएं। तो यहाँ पे आपको देख करके समझ में आ चुका है कि जो रिजेक्टेड और सप्लाइड हीट का रेशियो है वो TL/TH के बराबर। मतलब यही मुझे याद रखना है। और कार्नोट के जितने भी सवाल आएंगे जब भी, वो केवल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। डेरिवेशन को अब दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। बिल्कुल जी सर। आगे बढ़े सर। हाँ सर।